हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम BPSC ट्रिपल वन क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी का 6 यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका टाइटल है जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो आज इसका सेकंड पार्ट हम देखने जा रहे हैं जहां हम पढ़ेंगे कि जस्टिस पर जो एरिस्टोटल के व्यूज़ हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले जो एरिस्टोटल हैं वो अपने व्यूज़ रखते हैं जस्टिस के कॉन्सेप्ट पर। तो एरिस्टोटल ये कहते हैं कि जस्टिस एक ऐसी मॉरल कंडीशन है जिससे कि जो इंडिविजुअल है उसकी जो भी डिज़ायर्स और उसकी प्रैक्टिसेस हैं वो लॉफुल और फेयर बनती हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। और इसका मेन एम होता है सोसाइटी के लिए कॉमन गुड को अचीव करने का। तो एरिस्टोटल जो है वो यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक सोसाइटी में लॉफुल तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं, मतलब लोगों के पास वर्च्यू है, लोग जानते हैं कि गलत क्या है सही क्या है, उनकी डिज़ायर और उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो उन्हीं के अकॉर्डेंस में काम करती हैं। तो इससे होता क्या है कि जो सोसाइटी है वहाँ पर कॉमन गुड को हम अचीव कर सकते हैं। और ये उस पॉलिटिकल कम्युनिटी में रूल करने वाले जो रूलिंग क्लास है उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज देती है, क्योंकि उन्हें जो है आसानी से यहाँ पर एक कंडीशन मिल जाती है लोगों को रूल करने की, क्योंकि कोई भी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल यहाँ पे अनलॉफुल तरीके से काम नहीं करता। तो ये है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद जो एरिस्टोटल हैं वो सिविल लॉज को भी रिकॉग्नाइज करते हुए कहते हैं कि जो सिविल लॉज हमने बना रखे हैं रूलिंग क्लास ने, तो ये कभी कभार अनजस्ट भी हो सकते हैं। तो इसी अनजस्टनेस से बचने के लिए जो भी सिविल लॉज हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं उनका हमें डीपर एनालिसिस करना चाहिए ताकि जस्टिस को फेयर बनाया जा सके बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस। उसके बाद एरिस्टोटल दो तरीके की जस्टिस के बारे में बताते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नाम से ही पता लग रहा है कोई चीज़ हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस जस्टिस में होता क्या है कि बेनिफिट्स और जो बर्डन है वो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के बीच में डिवाइड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन कि उनमें कितनी मेरिट है, क्या प्रोपोर्शन है उनका कॉमन गुड को अचीव करने के लिए, और उस समय क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक के प्रोपोर्शन में जा रही हैं। उस हिसाब से जो जस्टिस है उसको यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा, उसके सारे बेनिफिट्स भी उसे दिए जाएंगे और उसके सारे जो बर्डन्स हैं वो भी उसे दिए जाएंगे। सेकंड आता है हमारे पास करेक्टिव जस्टिस। करेक्टिव जस्टिस का मतलब क्या है, हम कोई चीज़ करेक्ट कर रहे हैं, कुछ सही कर रहे हैं। तो यहाँ पर फेयरनेस को रिस्टोर करने की बात की जाती है इन द इंटरपर्सनल रिलेशंस। अब होता क्या है कि अगर कभी कभार अगर एक इंसान के पास बेनिफिट ज़्यादा चले जाएं और दूसरे इंसान के पास बर्डन ज़्यादा चले जाएं, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो जस्टिस नहीं है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ये अनजस्ट है। तो इसी को सही करने के लिए करेक्टिव जस्टिस का सहारा लिया जाता है, जहाँ पर अनफेयर बेनिफिट्स और बर्डन्स को देखा जाता है कि किस वजह से ये आए हैं और इनको किस तरीके से हम ये हटा सकते हैं। और इनको हटाना ही काम होता है करेक्टिव जस्टिस का। और ये जो करेक्टिव जस्टिस है वो कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा भी एनफोर्स की जा सकती है। थर्ड आता है जस्टिस एज अ मीन। तो एरिस्टोटल जस्टिस को एक ऐसा माध्यम बताते हैं जिसकी वजह से हम एक्सट्रीम्स और जो एक्सेस है उसके बीच का जो गैप है उसको फिल कर सकते हैं। अब वो कैसा है कि एरिस्टोटल जो है वो जस्टिस को अपने वर्च्यू के ब्रॉड सेंस में लेके जाते हैं, जहाँ पर वो एथिक्स के साथ जस्टिस को अलाइन करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हम जस्टिस का यूज़ करते हैं एज अ रेशनल मीन बिटवीन एक्सट्रीम्स, जहाँ पर हम किसी भी चीज़ का एक्सेस और किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी इसको हम ओवरकम कर सकते हैं, कि जिससे कि जो बेनिफिट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम उनको सही तरीके से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और यही चीज़ जस्टिस का काम करती है। और लास्टली एरिस्टोटल हमें प्रोपोर्शनल इक्वालिटी के बारे में भी बताते हैं। तो जो एरिस्टोटल होते हैं वो प्रोपोर्शनल इक्वालिटी को एम्फेसाइज करते हुए कहते हैं कि इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, लेकिन अनइक्वल्स को उनके प्रोपोर्शन के अनुसार इनइक्वालिटी के अनुसार ही ट्रीट करना चाहिए। अगर किसी ने बहुत घिनौना, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई जुर्म किया है, तो उसे उसी तरीके से ही सज़ा देनी चाहिए। उसे कोई भी राइट नहीं देना जाना चाहिए कि वो अपने कोई पक्ष रख सके और वो अपनी सफाई दे सके, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जो उसने किया है उसी के हिसाब से उसको ट्रीट करना चाहिए। और हम ये पता कैसे लगाएंगे कि किसने क्या काम किया है, तो ये काम करेगी हमारी जस्टिस का, जहाँ पर इंडिविजुअल के बीच में जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो जस्टिस हमारे लिए काम करते हैं कि कैसे हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है पॉलिटिकल जस्टिस और इक्वालिटी का। तो पॉलिटिकल जस्टिस में जो एरिस्टोटल हैं
वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ सिटीजन्स पर लागू होती है। हमने सिटीजन्स का इसी यूनिट में पढ़ के रखा हुआ है कि कौन कौन सिटीजन्स होते हैं। तो अरिस्टोटल ये कहते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है, जहाँ पर रेशनल लॉज का सहारा लिया जाता है, वही है पॉलिटिकल जस्टिस, जहाँ पर इन रेशनल लॉज की मदद से जो सिटीजन्स हैं उनको जस्टिस प्रोवाइड की जाती है, उनको गवर्न किया जाता है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये नहीं कि किसी भी रूलर के दिमाग में अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए कोई उसने डिसीजन सुनाया और वही उसने सब पर इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया। ये जस्टिस नहीं है। जस्टिस क्या है? जहाँ जहाँ हमारे पास एक सेट ऑफ रेशनल लॉज हों और एक कोर्ट ऑफ लॉ हो, जहाँ पर इन रेशनल लॉज का सहारा लिया जाए और सभी सिटीजन्स को यहाँ पर इक्वली इसको अप्लाई किया जाए और इनको गवर्न किया जाए। तो ये होती है पॉलिटिकल जस्टिस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अब हम बात करते हैं डिसेंसी एंड हायर जस्टिस की। तो डिसेंसी का मतलब हमें एरिस्टोटल बताते हैं कि डिसेंसी एक ऐसा करेक्टिव वे है जिसकी वजह से जो भी रिजिड लॉज हमारी सोसाइटी में हैं उनकी लिमिटेशंस को हम एज अ करेक्टिव मेजर की तरह कुछ उनको कम कर सकते हैं। तो इसमें जो एरिस्टोटल हैं वो ये बताते हैं कि जो डिसेंट पर्सन है, मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है जिसको जो लॉ है, जो कोर्ट ऑफ लॉ है, उसने डिसेंट घोषित कर दिया। तो जैसे ही कोई डिसेंट पर्सन आया तो उसको किया क्या जाएगा, उसकी फेयरनेस को बरकरार रखने के लिए कि उसको जो लेटर ऑफ द लॉ है, तो फेयरनेस और कॉमन गुड को अलाइन करते हुए जो भी लॉज हमारी सोसाइटी में बने हुए हैं इनके बियॉन्ड जाकर उसे रूलिंग दी जा सकती है। भले ही ये लॉज कितने भी ज़्यादा रिजिड हों, लेकिन एक डिसेंट पर्सन्स को जस्टिस एज फेयरनेस और कॉमन गुड को अचीव करने के पर्पस के लिए इन लॉज के परे जाकर भी एक इंसान को हम यहाँ पर जस्टिस दे सकते हैं और इस इंसान को बोलते हैं हम डिसेंट पर्सन। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी एंड मेरिट की। तो एरिस्टोटल ये कहते हैं कि जो जस्टिस है वो हमेशा मेरिट के बिहाफ पर की जानी चाहिए, जहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं वो जितना ज़्यादा सोसाइटी में कॉमन गुड को अचीव करने के लिए कंट्रीब्यूशन देते हैं उनको हमेशा एक लार्जर शेयर देना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्विंग पर्सन्स होते हैं। और वहीं जो एक इंसान या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश करते हैं, गुनाह करते हैं, क्राइम करते हैं, उनको उनके हिसाब से जस्टिस देनी चाहिए, उनको उतना कम शेयर देना चाहिए, उनको सज़ा ज़्यादा देनी चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एरिस्टोटल हमें इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में बताते हैं। लेकिन ये जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है एरिस्टोटल का, उसको बहुत ज़्यादा ओपोज भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इगैलिटेरियनिज्म और जो ओलिगार्की है इसको साइडलाइन किया जाता है। जैसे कि इगैलिटेरियन सोसाइटी में समानवाद देखा जाए, सबको समान तरीके से देखा जाए। वहीं एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि जितना ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी के कॉमन गुड के लिए उसको उतना ज़्यादा शेयर दे दो, और जो जितना कम शेयर कर रहा है उसको उतना कम शेयर दे दो। तो ये इगैलिटेरियन सोसाइटी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये सही नहीं है, और यही सारी क्रिटिक्स हमें एरिस्टोटल के इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में दिखाई देती हैं। फिर हमारे पास आता है डेमोक्रेसी एंड ओलिगार्की। अब इन दोनों तरीके की गवर्नमेंट को जो एरिस्टोटल हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं, जिसमें सबसे पहले डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हुए एरिस्टोटल ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में हमेशा अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें कि एक गुनाह जो है वो, मान लीजिए किसी ने कोई किसी का मर्डर कर दिया। जिसने मर्डर किया वो एक बहुत अमीर इंसान है या एक अच्छा खासा एक वेल मैनर्ड इंसान है, और सेम मर्डर एक चोर ने कर दिया। तो डेमोक्रेसी में होगा क्या, उनको समान रूप से देखा जाए कि दोनों ने मर्डर किया है, ठीक है। दोनों के पास ये राइट होगा कि वो अपना पक्ष रख सकते हैं, दोनों के पास ये राइट होगा कि अपना वो अपनी सफाई दे सकते हैं, अपने लिए वकील कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमें एरिस्टोटल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फ्लॉ यही है कि जो अनइक्वल होता है उसको इक्वालिटी की नज़र से देखा जाता है, जो कि इनहेरेंटली अनजस्ट होता है। उसके बाद एरिस्टोटल ये कहते हैं कि हमेशा डेमोक्रेसी में होता क्या है कि जो भी इन्फीरियर पर्सन होता है, जो डाउन ट्रोडन लोग होते हैं, हमेशा इनको सुपीरियर बनाने की कोशिश की जाती है, इनको हमेशा इक्वालिटी दी जाती है सभी एस्पेक्ट्स में। वहीं अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, तो जो सुपीरियर लोग हैं वो हर चीज़ में अगर इनइक्वालिटी की यहाँ पर कोशिश करते हैं, तो डेमोक्रेसी में होता क्या है कि इन पर कुछ ना कुछ लिमिटेशन लगा दी जाती है और इनको रोक दिया जाता है। तो ये क्रिटिक एरिस्टोटल का मानना होता है डेमोक्रेसी में जो होते हैं। उसके बाद आती है ओलिगार्की। ओलिगार्की ये एरिस्टोटल के अनुसार जो है
वो ये है कि इक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है बेस्ड ऑन देयर वेल्थ एंड बर्थ। कि अगर एक इंसान के पास वेल्थ ज़्यादा है, ठीक, अगर उसका जो बर्थ है वो किसी छोटी, हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी में हुआ है, माइनॉरिटी में हुआ है, तो उसको उसके हिसाब से ट्रीट किया जाता है, जो कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ये बहुत ज़्यादा गलत है। ये पॉलिटिकल जस्टिस नहीं है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये नहीं होता कि किसी की अगर वेल्थ ज़्यादा है तो आप उसको उतनी ज़्यादा तवज्जो देंगे, अगर उसकी वेल्थ कमज़ोर है तो आप उसको कम रिप्रेजेंटेशन देंगे, अगर कोई उच्च कुल में पैदा हुआ है तो उसको उतना ही ज़्यादा आप सुपीरियर बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर एक इंसान थोड़ा इन्फीरियर कुल में पैदा हुआ है, इन्फीरियर हम कह सकते हैं कि कास्ट में पैदा हुआ है, तो आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकल जस्टिस नहीं है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये होता है कि जहां हम कॉमन गुड को प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर दीज सॉर्ट ऑफ वेल्थ एंड बर्थ। अगर हम इन सभी को साइडलाइन करते हुए कॉमन गुड को अपना गोल बनाते हैं, तभी हम इन कंटिंजेंट डिस्पैरिटीज को ओवरकम कर सकते हैं और जस्टिस को हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल इनइक्वालिटी एंड स्लेवरी की, जिसमें सबसे पहला ही कॉन्सेप्ट नेचुरल स्लेवरी का एरिस्टोटल देते हैं, जहाँ पर एरिस्टोटल कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें बताते हैं अबाउट द नेचुरल स्लेवरी। तो एरिस्टोटल ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स जिनके पास रेशनल थिंकिंग की कैपेसिटी कम होती है, ठीक है, ऑटोनॉमी के लिए, तो वो ये कहते हैं कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये रूल नहीं कर सकते किसी पे भी, इनके पास वो क्षमता है ही नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं वो एरिस्टोटल जेंडर के लेवल तक भी लेके जाते हैं, जहाँ एरिस्टोटल ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो आदमी लोग होते हैं वो विमेन से या औरतों से ज़्यादा नेचुरली सुपीरियर होते हैं, उनके पास ज़्यादा एबिलिटीज़ होती हैं। तो ये जो नेचुरल स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एरिस्टोटल हमें कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि जिन इंडिविजुअल्स के पास रेशनल थिंकिंग की जो कैपेसिटी है वो कम है, तो उनको नेचुरली फिट नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है, रूल करने के लिए। और वहीं जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसमें भी एस्टोटल ये कहते हैं कि मेन जो है उनको हमेशा ऊपर रखा जाना चाहिए, बिकॉज दीज आर नेचुरली सुपीरियर टू द विमेन, और उनको उन्हीं के हिसाब से ट्रीट किया जाना चाहिए। तो ये होती है नेचुरल स्लेवरी। उसके बाद आता है क्रिटिसिज्म ऑफ जस्टिस थियोरी। तो एरिस्टोटल के जो भी व्यूज थे स्लेवरी पे, जेंडर रोल्स पे, ह्यूमन इक्वालिटी पे, जो ये सारे व्यूज थे, इनको भारी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मॉडर्न टाइम्स में अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें रेसिस्ट, सेक्सिस्ट और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती हुई हमारे सामने नजर आती हैं। जहाँ पर आज अगर हम वेमेन को इन्फीरियर मानेंगे इन कंपैरिजन टू मैन, आज यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ जेंडर इक्वालिटी जैसी चीज़ें हमारी सोसाइटी में बढ़ने लगेंगी, जहाँ पर जो लोग हैं वो फेमिनिज्म की बात करेंगे, वो यहाँ पर जेंडर के रोल्स को बताने की बात करेंगे कि कैसे दोनों सेम हैं, दोनों हर तरीके के काम कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मॉडर्न टाइम्स में, इन्हीं सब व्यूज़ के कारण जो एरिस्टोटल के व्यूज़ हैं इन सभी पे, उनको हाईली क्रिटिसाइज किया जाता है। और लास्टली अगर हम कंक्लूजन पे जाएं तो कंक्लूजन में जो थियोरी ऑफ जस्टिस है एरिस्टोटल की, उसमें प्रोपोर्शनल इक्वालिटी, मेरिट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेंसी और ये सारी चीज़ें जो हैं उनको कंबाइन करके एज अ फॉर्म ऑफ जस्टिस बताने की कोशिश की जाती है, जहाँ पर फेयरनेस और रेशनल गवर्नेंस को एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट माना जाता है, जिसकी वजह से हम जो भी सोसाइटी है उसमें जस्टिस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। अब बताएं क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसे जैसे जो एरिस्टोटल हैं वो अपने उस समय के कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जो गवर्नेंस सिस्टम है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है। और इन सभी चीज़ों को पता करने के बाद जो एरिस्टोटल हैं वो कॉमन गुड का जो उनका प्रिंसिपल था मेन, कि कॉमन गुड सोसाइटी में इस्टेब्लिश होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए वो अपना एक अलग ही फ्रेमवर्क बताते हैं, जहाँ पर एथिक्स, जस्टिस और कॉमन गुड को कंबाइन करने के साथ साथ जो जस्टिस है उसको भी यहाँ पर गिना जाता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है स्टेट अबव द इंडिविजुअल्स। तो एरिस्टोटल ये कहते हैं कि इंडिविजुअल डिग्निटी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, इंडिविजुअल के पास कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो स्टेट है उसको सबसे ज़्यादा सुपीरियर माना चाहिए, सुपीरियर माना जाना चाहिए। और अलग अलग सर्कमस्टांसेस में जो स्टेट है उसके जो रोल्स हैं वो भी बदलते रहने चाहिए, ताकि उस कंडीशन के हिसाब से, उस कंटेक्स्ट के हिसाब से जो स्टेट है वो इंडिविजुअल्स पर अपना रूल कर सके और उनको आगे बढ़ा सके।
तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरचेंजेबल टर्मिनोलॉजी। तो इस पूरे हमारे टॉपिक में जो भी है ये गवर्नमेंट का, तो उसमें एरिस्टोटल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो ये दोनों टर्म एक ही हैं, ठीक है, तो ये हमें आगे ध्यान रखना है। उसके बाद एरिस्टोटल टाइप्स ऑफ रूल के बारे में बताते हैं कि कौन किस किस तरीके से जो रूल की फॉर्म है वो होती है, जिसमें सबसे पहले आता है डेस्पोटिक रूल। अब डेस्पोटिक रूल में एरिस्टोटल ये बताते हैं जहाँ पर जो मास्टर स्लेव की रिलेशनशिप है उसको ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। अब जो ये मास्टर स्लेव की रिलेशनशिप होती है ये सिर्फ नेचुरल स्लेव्स तक ही जस्टिफाइड रहती है, जिनके पास कुछ डेलिबरेटिव जो फैकल्टीज हैं वो कम होती हैं, इनके पास रेशनल थिंकिंग की पावर कम होती है और इसी की वजह से इनको स्लेव बनाया जाता है। और इस पूरे रूल में जो मास्टर है उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है और जो स्लेव है उसका सबसे कम बेनिफिट दिए जाते हैं। उसके बाद आता है पैटर्नल एंड मैरिटल रूल। अब पैटर्नल और मैरिटल रूल में ये एरिस्टोटल हैं ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रूल में जो मेल और जो एल्डर मेल हैं उनको सबसे ज़्यादा कैपेबल लीडर माना जाता है बाय नेचर। क्योंकि अभी हमने एरिस्टोटल की जस्टिस के व्यू में भी देखा था कि कैसे एरिस्टोटल मेन को नेचुरली सुपीरियर बताते हैं विमेन के कॉन्टेक्स्ट में, और यही तरीके का रूल हमें एरिस्टोटल यहाँ भी बताते हैं, जहाँ पर मेल्स और एल्डरली मेल्स को सबसे ज़्यादा कैपेबल माना जाता है बाय देयर नेचर कि ये आगे जाकर जो अपने कम्युनिटी है उसको लीड कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आता है जस्ट एंड डेविएंट कॉन्स्टिट्यूशंस। तो जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छी सरकार अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वो होती है जो कि कॉमन गुड को एम करे, जो कि सही तरीके से रीजनल लॉज का सहारा ले अपने सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, वेलफेयर के लिए काम करे। वहीं जो डेविएंट कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वहाँ होता क्या है कि जो रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट होते हैं सिर्फ उन्हीं को सेटिस्फाई करने के लिए जो सारी तामझाम है वो लगी रहती है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन भी सिर्फ रूलिंग क्लास के तलवे चाटने के लिए लगा रहता है ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना आए। वहीं जो जस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पर वेलफेयर की बात की जाती है, लोगों के वेलफेयर की बात की जाती है, कॉमन गुड की बात की जाती है। तो ये फर्क हमें एरिस्टोटल जस्ट और डेविएंट कॉन्स्टिट्यूशन में बताते हैं। उसके बाद आती है बारी कॉन्स्टिट्यूशनल थियरी एंड जस्टिस की। तो सबसे पहले इस थियरी में जो एरिस्टोटल हैं वो यूनिवर्सल जस्टिस के बारे में बताते हैं। तो यूनिवर्सल जस्टिस में हमें लॉफुलनेस के कुछ अंश दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पर हैप्पीनेस और कॉमन एडवांटेज ऑफ द कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, जहाँ पर लॉफुल तरीके से हर वो चीज़ की जाती है जिसकी वजह से जो हमारी कम्युनिटी है उसमें हैप्पीनेस आए और कॉमन एडवांटेज सबको मिल सके। उसके बाद आती है पर्टिकुलर जस्टिस। अब पर्टिकुलर जस्टिस में होता क्या कि फेयरनेस और इक्वलिटी को भी जोड़ा जाता है, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो हमने पढ़ी थी, जहाँ पर जो भी बर्डन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी बेनिफिट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, जिससे कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हम यहाँ पर इंश्योर कर सकें। तो ये होती है हमारे पास यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर जस्टिस। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस पे। तो एप्लीकेशन में एरिस्टोटल ये बताते हैं कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को अप्लाई करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों में बेनिफिट्स और बर्डन को बांट सकते हैं, तब हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो जस्टिस है हम उसको इम्प्लीमेंट होता हुआ देख सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स गिवन बाय एरिस्टोटल ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के क्लासिफिकेशंस की। तो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है कि किस किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। एक होता है जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है डेविएंट कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें डीपली जो एरिस्टोटल है वो जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन या करेक्ट फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें बताते हैं, जहाँ पर करेक्ट फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन में जो किंगशिप होती है वो कॉमन गुड के लिए काम करती है, समान वाद लाने में काम करती है ताकि सभी को समान रिसोर्सेज मिल सकें। उसके बाद करेक्ट फॉर्म्स में हमें एरिस्टोक्रेसी के बारे में भी बताया जाता है, जहाँ पर कुछ वर्चुअस इंडिविजुअल सोसाइटी के लिए काम करते हैं। और थर्ड आती है पॉलिटी, जहाँ पर जो मेजॉरिटी होती है वो कॉमन गुड के लिए काम करने की कोशिश करती है बाय चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। वहीं हमारे पास आता है डेविएंट फॉर्म्स। डेविएंट फॉर्म्स हम पढ़ चुके हैं कि कैसा होता है, जहाँ पर सिर्फ रूलिंग क्लास के ही जो इंटरेस्ट हैं उनको सर्व करने की बात होती है। और इसी को एरिस्टोटल एज अ टायरनी गवर्नमेंट भी कहते हैं, जहाँ पर एक इंसान जो है वो सेल्फ सर्विंग रूल करता है। मतलब एक इंसान जो है वो इस तरीके से लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, उनको डिज़ाइन करता है कि इन सभी लॉज से सिर्फ मुझे ही फ़ायदा हो, किसी और को फ़ायदा ही ना हो। वहीं डेविएंट फॉर्म्स में ओलिगार्की भी आती है, जहाँ पर कुछ पैसे वाले लोग जो हैं वो अपने बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट में काम करते हैं। फिर आती है हमारी डेमोक्रेसी, जहाँ पर जो पुअर मेजॉरिटी है वो यहाँ पर आती है।
क्योंकि एरिस्टोटल का ये मानना होता है कि जो पुअर लोग या कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो ये नहीं सोच सकते इनके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये कभी भी अपने लिए अच्छा कुछ सोच ही नहीं सकते। इन्हें ज़रूरत है कुछ अच्छे लोगों की जो इनके लिए सोचें। तो इसी क्रिटिक को यहाँ पर दोबारा से रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है, जहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर इसको एक डेविएंट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर गवर्नमेंट की तरह बताया गया है। फिर एरिस्टोटल लास्ट में पॉलिटी एज अ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि अगर एक पॉलिटी जिसमें डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी हो, तो उससे हम एक बैलेंस बना सकते हैं, जिससे कि जो अब्यूज़ ऑफ पावर है बाय सिंगल ग्रुप या सिंगल इंडिविजुअल, हम उसको कम कर सकते हैं और कॉमन गुड को अचीव कर सकते हैं। आगे बात बढ़ती है बेस्ट एंड सेकंड बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे, जहाँ पर सबसे पहली बात आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन की जाती है। तो आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन जो एरिस्टोटल है, वो प्लेटो की किताब रिपब्लिक को क्रिटिसाइज करते हुए बताते हैं, जहाँ पर प्लेटो ये कहते हैं कि हमें हमेशा जो यूनिटी वाली चीज़ें हैं, जो यूनिटी है उसको सबसे ज़्यादा बरकरार रखना चाहिए। वहीं एरिस्टोटल इन्हें इम्प्रैक्टिकल और कम्युनिस्ट टाइप की बताते हैं, जहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो इंडिविजुअल हैप्पीनेस पर जाके रुक जाती हैं। तो एरिस्टोटल ये कहते हैं कि अगर हम यूनिटी, कम्युनिज्म, इन सभी चीज़ों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालते हैं, तो इससे जो इंडिविजुअल की हैप्पीनेस है वो हैम्पर होती है, इंडिविजुअल हैप्पी नहीं रह सकता। तो इसी वजह से जो एरिस्टोटल है वो यहाँ पर इसको क्रिटिसाइज करते हैं, और इसका रीज़न ही यही है कि प्लेटो यहाँ पर यूनिटी की बात करते हैं और एरिस्टोटल क्या बात करते हैं कि जो इंसान जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी के कॉमन गुड को अचीव करने के लिए, उसको उतना ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए। वहीं यूनिटी में क्या होता है कि सबको एक साथ ले आओ, ठीक है, जो जितना कर रहा है उसको करने दो, सबको समान रूप से देखा जाएगा। तो इसी को क्रिटिसाइज करते हुए एरिस्टोटल इंडिविजुअल हैप्पीनेस का जो सहारा है वो लेते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग जो आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये है जहाँ पर सिटीजन्स के पास कुछ मॉरल वर्च्यूज़ हों, उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करते हों और एक कॉमन एजुकेशन शेयर करते हों। ये होता है आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है सेकंड बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो अरिस्टोटल ये कहते हैं कि जो लेस आइडियल सिटी स्टेट्स हैं, अगर उनके पास कोई रूलिंग क्लास नहीं है जो कि वर्चुअस हो, तो इसमें एरिस्टोटल ये रेकमेंड करते हैं कि उस तरीके की पॉलिटी को एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास की ज़रूरत होती है। और ये जो मिडिल क्लास होता है वो मॉडरेट होता है फॉर्चून में, इसके पास ठीक ठाक तरीके की वेल्थ होती है, ठीक है, और ठीक ठीक ही ये कमा पाती है। तो ये जो होती है वो यहाँ पर रूल करती है, और इसलिए रूल करती है क्योंकि इन्हें पता होता है कि अगर हम अपने फ़ायदे के लिए रूल करेंगे तो सामने वाला हमारे पर जो है वो बगावत कर देंगे, और इसकी वजह से जो सोसाइटी है वो इनस्टेबल हो जाएगी और अनफेयर बन जाएगी। तो इसीलिए जो एरिस्टोटल है वो स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास के ऊपर बात करते हैं कि ये ऐसे लोग होते हैं जो कि अनजस्टली एक्ट करने से थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी भी जेब का यहाँ पर सोच के चलना पड़ता है, जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी और फेयरनेस है वो इंश्योर की जा सकती है। और लास्ट में आते हैं हमारे पास पॉलिटिकल चेंज की तरफ। तो एरिस्टोटल ये कहते हैं कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन को हमें रिफॉर्म और प्रिजर्व करके रखना है, तो ये एक बहुत ही वाइटल पॉलिटिकल टास्क है, जहाँ पर एरिस्टोटल ये एम्फेसाइज करते हैं कि जिस भी समय में हम जी रहे हैं, उस समय के पॉलिटिकल चेंज को एड्रेस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। क्योंकि अगर हम उस समय के पॉलिटिकल चेंज को समझेंगे नहीं, उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तो इससे जो हमारी रजीम है वो डिस्टेबलाइज हो सकती है, और इस डिस्टेबलाइज रजीम पर बहुत से जो आक्रमण हैं वो हो सकते हैं, और हमारी जो स्टेट है उसका वजूद ही मिट सकता है। तो इसीलिए हमें टाइम टू टाइम अपनी जो पॉलिटिकल, हम कह सकते हैं कि विल है, पॉलिटिकल कह सकते हैं कि चीज़ें हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और जो गवर्नेंस आती है, हम उसमें हमें हमेशा चेंज लाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम टाइम टू टाइम लोगों की नीड के अनुसार काम कर सकें। तो ये है हमारी पूरी थियोरी ऑफ जस्टिस। तो अगर हम इसके कुछ की टेकअवेज को देखें, तो एरिस्टोटल की जो कॉन्स्टिट्यूशनल थियरी है यहाँ पर जस्टिस को इंपॉर्टेंस दी जाती है, प्रोपोर्शनल इक्वलिटी को इंपॉर्टेंस दी जाती है, कॉमन गुड को इंपॉर्टेंस दी जाती है। वो ये कहते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल रिजीम्स को डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट की तरह ही रूल करना चाहिए, जिससे कि बैलेंस और एथिकल गवर्नेंस यहाँ पर एम्फेसाइज हो सके ओवर द रिजिड आइडियल्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आता है एरिस्टोटल एंड कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस। तो एरिस्टोटल का जो एम्फेसिस था एम्पिरिकल एंगेजमेंट का, जहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड जिससे जो सारी चीज़ें हैं
वो हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, यही होती है एम्पिरिकल एंगेजमेंट, जहाँ पर हम साइंटिफिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, साइंटिफिक इंक्वायरी का सहारा लेते हैं अपनी फिलॉसफी को शेप करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें एरिस्टोटल अपनी फिलॉसफी में एम्फेसाइज करते हुए देख सकते हैं। उसके बाद एरिस्टोटल, उन्होंने जो अपनी थियरी ऑफ जस्टिस दी, इनका इन्फ्लुएंस हमें जॉन रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस में भी मिलता है, जहाँ पर जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि जस्टिस को एज अ फेयरनेस हमें यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जो सोसाइटी है उसमें जो फेयरनेस है वो इम्प्लीमेंट हो सके, हर किसी को इक्वल बर्डन और हम कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मिल सकें। उसके बाद जो रॉल्स की जो अप्रोच है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर एरिस्टोटल से डाइवर्ज भी करती है, जहाँ पर रॉल्स की थ्योरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सलिस्टिक और रेशनलिस्टिक अप्रोच से रॉल्स जो है अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। वहीं जो एरिस्टोटल है वो सेंस ऑफ कम्युनिटी यानी कॉमन गुड और एक एथिकल कंडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी कंट्रास्ट की वजह से जो रॉल्स की थियरी है वो यहाँ पर कम्युनल जो चीज़ें हैं या जो पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज़ हैं जो एरिस्टोटल की फिलॉसफी में हमें नज़र आती हैं, वो यहाँ पर रॉल जो है वो अपनी थ्योरी में इसको नेगलेक्ट करते हुए नज़र आते हैं। तो यही है, लास्ट में इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये खत्म होता है हमारा पूरा यूनिट, यूनिट नंबर 6। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप मैसेज करके बता सकते हैं, फिर ये मैं जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।